नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। खबर है कि भाजपा अध्यक्ष के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है और अंदर ही अंदर दिल्ली से लेकर नागपुर तक जो खींचतान मची हुई है उसकी मूल वजह भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति है, क्योंकि नड्डा का कार्यकाल वैसे भी नड्डा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफ़ी करीबी हैं, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बनाकर ये संकेत दे दिया गया है कि नड्डा की पारी अब कंटिन्यू नहीं रहने वाली, कोई नया अध्यक्ष आएगा। संघ की ओर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय विनायक जोशी का नाम आगे किया गया है, ऐसी खबरें हैं। राजनीतिक पत्रकारिता लगभग 30-35 सालों से कर रहे दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने एक्स पर पोस्ट करके इस विवाद को आम किया है। केपी मलिक के मुताबिक संजय विनायक जोशी को संघ की तरफ से उनका नाम आगे किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में संजय विनायक जोशी की ताजपोशी की जाए। लेकिन संजय विनायक जोशी एक ऐसे शख्स हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सूट नहीं करते, उन्हें सुहाते नहीं हैं। इसलिए मोदी और शाह की तरफ से कुछ और नाम भी प्रस्ताव के सामने रखे गए प्रस्ताव के रूप में, और संघ को भी ये नाम भेजे गए हैं। लेकिन संघ ने कड़ा रुख अपनाते हुए, खबर ये है, ये खबरें अभी सूत्रों के हवाले से हैं, अभी कोई बयान आधिकारिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक खबरें तो सूत्रों के हवाले से होती हैं जो बाद में सच भी होती हैं, कुछ झूठी भी हो जाती हैं। लेकिन खबर यही है कि संघ ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो अध्यक्ष उनकी पसंद का होना चाहिए, क्योंकि संगठन बड़ा महत्वपूर्ण है और जो संघ का एजेंडा है वो संगठन ही लागू करेगा। कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, और जिन केपी मलिक का हम नाम ले रहे हैं उन्होंने अपने एक्सपोस्ट पर लिखा है कि संघ ने साफ तौर पर कह दिया है कि दोनों में एक पद चुनना होगा, या तो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। मोदी और शाह प्रधानमंत्री के पद पर मोदी बने रहें या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लें, प्रधानमंत्री के लिए संघ किसी दूसरे व्यक्ति को आगे कर सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबरें हैं और बड़े जिम्मेदार पत्रकार, जिम्मेदार लोग इस बात को कह रहे हैं। दिल्ली के राजनीतिक हलकों में इस खबर की चर्चा भी खूब है। सूत्रों का दावा है कि संघ ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी पद संघ को के सिफारिश पर जिस व्यक्ति को या जिस पद पर बैठाया जाएगा उस पर संघ अपनी मर्जी से अपनी पसंद के व्यक्ति का चयन करेगा। ये कहा जा रहा है, केपी मलिक के ही एक्सपोस्ट का हवाला हम देते हुए कह रहे हैं कि संघ ने साफ तौर पर कहा कि जो भी व्यक्ति उनकी पसंद का होगा, जो पद उनके लिए छोड़ा जाएगा या उनके लिए निर्धारित किया जाएगा संघ के मर्जी के लिए, उस पर वो संघ अपने ही व्यक्ति का या अपनी पसंद के व्यक्ति का चयन करेगा, उसे बैठाएगा और हम इसमें किसी का कोई दखल नहीं होगा। दरअसल संघ और भाजपा पर एक बार फिर से पकड़ मजबूत करने के लिए ये कड़ा रुख अपना रहा है। एक तरीके से जो संगठन है, सरकार है, उसको एक तरीके से अर्दम में लेने के लिए संघ ये कर रहा है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी भी विवादों में रह चुके संघ से तीखे रिश्तों को लेकर। नरेंद्र मोदी के लिए भी ये खबरें बीच बीच में आम होती रहती हैं। बहरहाल कितनी सच्चाई है संघ जाने और बीजेपी जाने, मोदी और शाह जाने, लेकिन खबर ये पॉलिटिकल हलके में तैर रही है, इसलिए इस पर हम आज चर्चा करने आए हैं। बहरहाल संघ की इस गुगली से ये कहा जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं, राजनीतिक लोग जो विश्लेषण करते हैं वो दावा कर रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी काफ़ी असमंजस में हैं, और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अगर संघ अपने रुख पर अड़ा रहा तो दोनों की जो रणनीति है वो बोल्ड हो जाएगी। अब देखना है कि मोदी शाह का नया दांव क्या होगा, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। तो आज मंथन में इसी बात की चर्चा
कि संघ और बीजेपी में क्या आर पार की लड़ाई चल रही है क्या, एक बड़ा सवाल। संघ और बीजेपी में क्या आर पार होने जा रहा, आर पार की स्थिति है, ये सवाल है। सच्चाई संघ जाने बीजेपी जाने, लेकिन ये खबर है, राजनीतिक हलकों में चर्चा है। अब राजनीतिक विश्लेषक इसकी चर्चा करने लगे। ऐसी चर्चा है कि लोकसभा चुनावों के बाद से बीजेपी के अंदर संजय विनायक जोशी का समर्थन बढ़ा है। संजय जोशी को लेकर बीजेपी का जो संगठन है उसे बहुत सारी बातें उठ रही हैं और संजय जोशी एक अच्छे संगठक हैं और उनकी वापसी को लेकर लोकसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसके बाद संजय जोशी की वापसी की संभावनाओं को बहुत सारे विश्लेषक, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बहुत मजबूत मान रहे हैं और उनका समर्थन भी पार्टी के अंदर बढ़ा है। इसी को देखते हुए संघ ने फिर से कोशिश शुरू की है कि संजय जोशी की वापसी भारतीय जनता पार्टी में हो। संघ से जुड़े एक पदाधिकारी कहते हैं कि संजय जोशी आज भी पूरी तरीके से समर्पित हैं। उन्होंने कभी भी पीएम मोदी और पार्टी और संगठन के विरोध में कोई बयान नहीं दिया है। बात ठीक है, लोग कहते जरूर हैं कि नरेंद्र मोदी के वो धुर विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, अमित शाह के बहुत कट्टर विरोधी हैं, लेकिन संजय जोशी ने भारतीय जनता पार्टी, संघ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। मोदी की तारीफ ही वो करते रहे। जो संघ में या बीजेपी में जो संजय जोशी के पैरोकार हैं वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे संजय जोशी। वह खुले मन से अपना नेता भी स्वीकार कर चुके हैं नरेंद्र मोदी को संजय जोशी। ये संजय जोशी के पैरोकार ये दलीलें दे रहे हैं संघ के सामने, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने, और ये दलीलें मोदी और शाह तक भी पहुंचाने के लिए हैं। ऐसे में सिर्फ संघ ही नहीं बल्कि पार्टी के नए और पुराने दोनों तरह के कार्यकर्ता चाहते हैं कि संजय जोशी की वापसी भारतीय जनता पार्टी में हो। अब एक बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि संजय विनायक जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन भी काफ़ी समय तक रह चुके हैं। वो एक तगड़े संगठक के रूप में काम कर चुके हैं और कहा यह जाता है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने वाले संजय विनायक जोशी ही हैं। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, उस वक्त गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज केशव भाई पटेल पूरी तरह काबिज थे, उनकी जड़ें बड़ी मजबूत थी। संजय जोशी वहां संगठन मंत्री थे। संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच जो भी बात हुई हो, संजय जोशी ने नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया और नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री से कुर्सी तक पहुंचाने में ये कहा जाता है कि संजय जोशी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के रिश्ते सामान्य नहीं रहे, ऐसा भी कहते हैं लोग। और इसके बाद संजय जोशी एक सीडी कांड में फंस गए या फंसा दिए गए, जो भी हो। उसके बाद से उनका राजनीतिक वनवास हो गया। एक तरीके से उनकी भाजपा से उनको इस्तीफा देना पड़ा और वो फिर अभी तक बहुत वर्ष हो गए संजय विनायक जोशी भारतीय जनता पार्टी में आ नहीं पाए। हालांकि वो कार्यकर्ताओं के बहुत प्रिय नेता हैं। अब जो मतभेद हैं वो भी बहुत सारे गंभीर हैं। क्या संजय विनायक जोशी की बातों पर या उनकी वापसी पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या सहमत होंगे, ये भी बड़ी बातें हैं। और इन सब बातों के बीच एक और महत्वपूर्ण बात है कि संजय जोशी, ये भी कहा जाता है, भी चर्चा है कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए तो दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में जिस मकान में संजय जोशी रहा करते थे, वो मकान किसी दूसरे के नाम अलॉट था, लेकिन वो मकान खाली करवा लिया गया। संजय जोशी का सामान सड़क पर आ गया, ये फेंक दिया गया, ये आ गया, ये ला दिया गया। बहुत सारे किंतु परंतु है, कार्यकर्ताओं के बीच तरह तरह की चर्चा है। संजय जोशी आज भी नॉर्थ एवेन्यू में एक मजदूर संगठन के कार्यालय में, वो भारतीय जनता पार्टी और संघ का ही के लोग उसको चलाते हैं, उस कार्यालय में रहते हैं। और वही नॉर्थ एवेन्यू की जो सांसद कैंटीन है उसी के सामने पार्क में अपना कार्यालय करीब 15 वर्षों से अधिक समय से चला रहे हैं। देश भर के लोग वहां आते हैं। आप जब जाएंगे नॉर्थ एवेन्यू तो वहां आपको हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, देश भर के लोग, कोई जीप, कार से महिला, पुरुष, तमाम कार्यकर्ता मिलेंगे। सभी से संजय जोशी उसी पार्क में मिलते हैं। अभी भी उनका संपर्क है। बीच बीच में वो दौरे भी करते हैं, आते जाते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये संजय जोशी का प्रकरण है, संघ और उसका मसला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि ये गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चौथी बार सत्ता में आए, लेकिन रामदास आठवले जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जरूर केंद्रीय मंत्री बनेंगे। उन्होंने चुटकी भी ली, इसी बहाने कई निशाने भी उन्होंने साधे। तो पण दिला रामदास आठवलेंचं आत्ताच त्यांनी सांगितलं की तिसऱ्या वेळी पुन्हा चौथ्या वेळी पण आम्हीच येणार आहोत। आमची गॅरंटी नाही आहे, पण त्यांची गॅरंटी पक्की आहे। म्हणजे मी गमतीने म्हणतोय की राज्य कोणाचे आलं तरी रामदासजी पक्के आहेत। कारण त्यांनीच हे एकदा प्रकट भाषणात सांगितलं आणि त्यांना हे जसं ते मौसमी शास्त्रज्ञ आहेत, तेव्हा लालू प्रसाद यादवनी एकदा असं म्हटलं होतं रामविलास पासवानला कि ये बहुत बड़ा राजनीतिक मौसम शास्त्रज्ञ है और क्या होने वाला इनको पता होता है, उसके अनुसार उनकी नीति अपनाते हैं। रामदासजींनी पण आपल्या आयुष्यामध्ये दलित समाजाच्या उत्कर्षाकरता काम करत असताना आणि विशेषतः मंत्रिमंडळात मंत्री असताना अनेक चांगल्या चांगल्या उपक्रमामध्ये दलित पीडित शोषित माणसाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला। नितिन गडकरी भी मुखर रूप से सरकार की आलोचना करते रहे हैं, बीच बीच में जो उनको कहना होता कहते रहे। यहां भी वो कहते नजर आए कि जिस कभी लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को कहा था कि वो मौसम विज्ञानी हैं, वो जान जाते हैं कि राजनीति का मौसम क्या होने वाला है, वो पहले से भांप लेते हैं, फिर उसी के अनुरूप वो अपनी योजना बनाते हैं। इसी तरीके से रामदास आठवले भी हैं जो अपनी योजना बनाते हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा चौथी बार सत्ता में आएगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन रामदास आठवले मंत्री बनेंगे इसकी गारंटी है। एक तरीके का जो भाजपा के अंदर जो चल रहा है वो भी एक इस तरह के सार्वजनिक बयान भी हैं। लेकिन पंजाब में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वहाँ के जो कांग्रेस से भाजपा में गए वहाँ के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ ने कहते हैं कि इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने वास्तव में इस्तीफा देने की पेशकश की, अभी इस्तीफा दिया नहीं, अभी लिखित रूप से उनका इस्तीफा आया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अनिल सरीन ने कहा कि सुनील जाखड़ ने इस्तीफा नहीं दिया है, आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं है, यह अफवाह है, लेकिन जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। उनको दिक्कत है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, भारतीय जनता पार्टी में उन्हें परेशान किया जा रहा है। कहते हैं कि वो केवल अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, बल्कि वो अब पार्टी भी छोड़ देंगे। तो 2024 का इलेक्शन हारने के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदल रही हैं पार्टी के अंदर। इसकी चर्चा जरूर कम राष्ट्रीय टेलीविजन पर होती है। आज हम इसीलिए बिल्कुल अलग से हट के विषय लेकर आए हैं कि क्या बीजेपी और संघ में आर पार है, और संजय जोशी इसकी का कारण बन रहे हैं। क्या बीजेपी का अगला अध्यक्ष संजय जोशी होंगे? संजय जोशी के नाम पर क्या संघ ने मोहर लगा दी है? बहुत सारे सवाल हैं और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। इस देश में तमाम बड़े मीडिया संस्थानों में समूह संपादक से लेकर तमाम विभिन्न पदों पर रहे राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्ला जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक महेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। हयात उमर साहब बहुत ही तपे तपाए पके हुए जर्नलिस्ट हैं, हिंदी अंग्रेजी तमाम भाषाओं में पत्रकारिता कर चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। रणविजय सिंह साहब हमारे साथ संघ विचारक के तौर पर जुड़े हैं, आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर मनीष शर्मा अक्सर हमारे कार्यक्रमों में जुड़ते हैं, आज भी वो हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद मनीष शर्मा, आपका भी। सभी मेहमान हमारे साथ आ गए हैं। अजय शुक्ला जी से मैं इसकी शुरुआत करूंगा। अजय जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, राजनीतिक पत्रकारिता करते हैं, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं। केपी मलिक, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके इस पूरे विवाद को आम किया है। इससे पहले भी अंदर अंदर चर्चा चल रही, आप
दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचती होंगी। लेकिन ये पहली बार हो मलिक साहब ने बिल्कुल इस पे परतें हटाई हैं। और मैं मानता हूं कि अगर 30-35 साल से कोई पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहा है, जिम्मेदार पत्रकार है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ तो मामला चल ही रहा होगा, इतना तो हम मानते हैं। और पॉलिटिकल खबरें भी, आपने भी सैकड़ों खबरें ब्रेक की होंगी, तो पॉलिटिकल खबरें भी ऐसे ही ब्रेक होती हैं। तो संघ को लेकर संजय जोशी, चूंकि जैसे ही संजय जोशी का नाम आया, तो चूंकि संजय जोशी से मैं कई बार मिला भी हूँ, और संजय जोशी को मैं बहुत जानता भी हूँ, पूरे प्रकरण को भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं उनको अच्छी तरीके से, और ज़्यादातर लोग पैनल में बैठे हुए जानते होंगे, क्योंकि मैं संजय जोशी को नॉर्थ एवेन्यू में अक्सर देखा करता था, पार्क में लोगों से मिलते हुए, बैठते हुए, वही उनका कार्यालय है। संजय जोशी के नाम पर संघ अड़ गया है, ऐसी खबरें हैं। संघ और बीजेपी में तमाम तरीके की आपस में चीज़ें चल रही हैं, इसे किस रूप में देखा जाए अजय जी? देखिए, इसको एक तो ये देखिए कि यदि गुजरात से देखिए तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने और एक मजबूत संगठन खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका थी संजय जोशी। और जैसा कि आप अपने वक्तव्य में बता ही चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को भी मुख्यमंत्री बनाने में उनकी सबसे अहम भूमिका थी। और उन्होंने किस समय के कद्दावर मुख्यमंत्री को किनारे किया था और कैसे केशुभाई पटेल के आगे इनको खड़ा कर दिया था जी। तो ये अपने आप में बताता है कि वो एक बड़े रणनीतिकार, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। जैसा आपने कहा कि वो फंसा दिए गए, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम सारे चक्रव्यूह में फंस रही है, ऐसी स्थिति में तमाम मुद्दे खड़े हुए हैं, और वो मुद्दे सारे नरेंद्र मोदी को ही इंगित करते हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर ही सारे आरोप लेके आते हैं, चाहे बेरोजगारी से रिलेटेड हो, चाहे महंगाई से रिलेटेड हो, चाहे कुछ पूंजीपतियों को साधने का मामला हो, चाहे दूसरी और घटनाएं हो, चाहे उन तमाम दागदार लोगों को लाने का मामला हो पार्टी में साथ, और उनके साथ खड़े होने का मामला हो। तो ये जब सारी चीजें होती हैं, उस स्थिति में निश्चित रूप से किसी ऐसे रणनीतिकार की जरूरत होती है जो मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर सके और फिर से उस तरह की स्थिति में ले आए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आरएसएस के पास में राजनीतिक बैकग्राउंड के साथ में खड़े संजय जोशी आते हैं। संजय जोशी की मान्यता भी बहुत है, तमाम सारे समूह, चाहे तमाम तरह के ग्रुप हैं जो आरएसएस में, वो सभी संजय जोशी को पसंद भी करते हैं। चंद थोड़े से लोगों को छोड़ दे तो यह भी एक बड़ी बात है कि संजय जोशी की आज डिमांड ज्यादा है, और संजय जोशी उन गणित को भी साध सकते हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने हिला दिया है भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, और जो अभी विधानसभा के 2 के चुनाव हो रहे हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस फेल होती नजर आ रही। तो ऐसी स्थिति में संजय जोशी जैसे रणनीतिकार की जरूरत है। शायद यही वजह है कि संजय जोशी का नाम आरएसएस आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि 100 साल होने जा रहे हैं आरएसएस के, और 100 साल होने के अवसर पर वो चाहती है कि किसी तरह मजबूत स्थिति में खड़े दिखाई दे। जी, ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात अजय शुक्ला जी ने कही। मैं संघ के विचारक रणविजय सिंह हमारे साथ में है, मैं रणविजय की तरफ रुख करूंगा। रणविजय सिंह, ये लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार बहुत सारी खबरें आई कि संघ और बीजेपी में सामंजस्य नहीं बैठ रहा, संघ लगातार चेता रहा है, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले ही संघ बार बार चेता रहा था कि सुधर जाओ। कर्नाटक की जीत के बाद जब कांग्रेस जीती थी तो संघ ने साफ तौर पर कहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के मुद्दे पर अकेले अब नैया पार आपके लोकसभा में नहीं लगने वाली है, और वो परिलक्षित हो गया, सामने आ गया। अभी अब संजय जोशी को लेकर ये खबर आम हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि पूरी कोशिश जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का, जो जिसे हम शीर्ष नेतृत्व तो कहते हैं, हाईकमान कहते हैं, वो संजय जोशी को तो बचाना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत संजय जोशी को करीब से जानता हूं, पूरे घटनाक्रम को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अजय शुक्ला जी ने बहुत सारी और बातें बता दी। मुझे अच्छी तरह याद है संजय जोशी का कैसे सामान फेंक दिया गया था वहाँ एक घर में, वो रहते थे नॉर्थ एवेन्यू में, अब वो कहीं पार्क में कार्यालय बनाए हुए हैं, आप भी जानते होंगे अगर सारी चीज़ों को लेकर। अभी अजय जी कह रहे थे कि भाई
पूरे देश में उनकी हर राज्य में पकड़ है, हर राज्य में काम है, कम से कम 15-20 राज्यों में तो बहुत उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, संघ में भी, बीजेपी में भी, और एक अच्छे बहुत संगठक रहे, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन वो रह चुके हैं। और गुजरात में बीजेपी की जड़ें रोपने में, नरेंद्र मोदी को यहाँ तक पहुँचाने में गडकरी जी कह रहे हैं भाई चौथी बार की गारंटी नहीं है। जाखड़ साहब कह रहे हैं कि आपने पूरी बी कांग्रेस बना दी यहाँ पर, आपने हमें तो जिम्मेदारी दी, हम कांग्रेस से आए, लेकिन पूरी कांग्रेस भर दी, वो भी अपने मर्जी से, वो भी इस्तीफा। जो लोग जिनका तिलिस्म था उनका तिलिस्म भी टूट रहा है। ऐसी स्थिति में क्या संघ कोई वीटो इस्तेमाल करेगा? क्या संघ ऐसा चाह सकता है कि भाई ठीक है कोई ऐसा व्यक्ति बैठाए जो कम से कम संगठन या संघ का एजेंडा जो है उसको आगे बढ़ाए? रणविजय जी। अनम्यूट करिए। हाँ दुर्गेंद्र भाई, आवाज मेरी जा रही? हाँ बोलिए कृपया। ये लोकसभा चुनाव के पहले से नहीं, उसके पहले से ही दिल्ली में एक काकस है जो अक्सर यह बात साबित करने की कोशिश करता रहता है कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनकी दूरी हो गई है। और यह साबित करने के लिए अलग अलग समय पर लोग तमाम किस्म के प्रयास करते रहते हैं। केपी मलिक जी बड़े पत्रकार हैं, सम्मानित हैं, उनका जो पोस्ट है उसको मैंने भी पढ़ी। उसके ओर छोर क्या है यह अभी कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष कौन बनेगा यह भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, क्योंकि वह मूल हमारा जो परिवार है, क्योंकि जो बनेगा वह एक संस्कारवान होने के नाते आशीर्वाद लेगा। इस बात को भाजपा को तय करना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। यह तय है कि नया अध्यक्ष बनना है, तो जब नया अध्यक्ष बनना है उसके पहले तमाम किस्म के एक हवा उड़ाई जाती है कि भाई ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, फलाने बन सकते हैं, ये भी दौड़ में शामिल है, वो भी दौड़ में शामिल है। तो पत्रकारों के रोजे पे क्यों लात मार रहे हो भाई? राजनीतिक खबरों, हाँ दुर्गेंद्र भाई, रणविजय जी पत्रकारों के पेट मत लात मारो, वो तो कयासों पे नौकरियां चलती हैं। आ रहा हूं, वहीं पे आ रहा हूं। ठीक बात है, लेकिन सारा कुछ कयास नहीं होता, कहीं ना कहीं हवा पानी मिलता ही है ना, अगर पत्रकार है वो तो। जी, संभावनाओं और आशंकाओं पर लोग खबरें लिखते रहते हैं, अपनी बात को कहते रहते हैं। सही क्या है गलत क्या है यह तय नहीं है। वो जो पोस्ट है उससे कहीं भी यह तय नहीं होता कि कोई यहां विरोधाभास चल रहा है। नहीं, सिर्फ पोस्ट नहीं है मेरा आधार, पोस्ट नहीं है मेरा इस चर्चा का। रणविजय भाई, मेरी जो आज मैं चर्चा लेकर आया हूं, ये सिर्फ आधार नहीं है। ऑर्गेनाइजर में लिखना, बहुत सारी चीजें कहना, बीच बीच में होसबोले जी का नसीहत देना, अभी भागवत जी का ये कहना कि भाई खुद को लोगों ने खुदा मान लिया है, ये बहुत सारे जब तार जुड़ते हैं, कड़ियां जुड़ती हैं, तब हम लोग एक चर्चा करते हैं। खाली बकवास थोड़ी करते कि भाई मलिक साहब ने कह दिया। मलिक साहब बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको हम खारिज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन बहुत सारी कड़ियां हैं रणविजय भाई, वो कड़ियां जुड़ी हुई है तो सोचना तो पड़ेगा भाई। नहीं दुर्गेंद्र भाई, मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, जो परिवार का बड़ा होगा, जो परिवार का सम्मानित होगा, अपने पूरे परिवार को संभाले रखने के लिए उसे कभी कभी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परिवार बिखर गया है या परिवार में सब लोग एक दूसरे के खिलाफ लाठी डंडा लेकर जुट पड़े हैं। ये पोस्ट मैंने पढ़ी, इस पोस्ट में जो इशारा किया गया है वो ऐसा लगता है कि जैसे अब दोनों में तलवारें खिंच गई हैं। कभी तलवार नहीं खिंची। लोकसभा चुनाव के बाद भी लोगों ने इस तरह तमाम लूकी लगाई। गांव में हम लोग कहते हैं वो लूकी लगा दी, तो वो लूकी लगाने जैसी बात है। ऐसा कोई वो नहीं, दोनों में तलवारें खिंच गई हैं। ये एक इधर उधर की बात जोड़ करके कहीं संजय भाई एक अच्छे संगठन करता रहे हैं, राजनीति में उन्होंने बड़ा काम किया है और पूरे भाजपा में, संघ परिवार में उनका सम्मान है। तो वनवास क्यों? फिर संजय भाई को तो 14 वर्ष से ज्यादा वनवास दे दिया आप लोगों ने। 14 वर्ष से ज्यादा हो गया। मैं देख रहा हूं उनको 15-16 साल से वनवास देखते जलते हुए, तो वनवास तो 14 वर्ष से ज्यादा हो गया।
नहीं, वो एक अलग पक्ष है। उस पर मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं, कहेंगे तो मैं कहूंगा। वनवास उनका हुआ या वह अपने जहां से आए थे वहां पर रहकर काम कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं है कि वो अब कहीं काम नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी अपने जिन संगठन में उनको जो जिम्मेदारी मिली है वहां पर वह पूरी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। संजय भाई को आगे भविष्य में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका भी रणविजय भाई, मेरा पूरी मेरा ये तो जिम्मेदारी के रणविजय जी, साथ मेरा वह तो ये निर्वहन मानना करेंगे। है कि ठीक है, अब ये तो तय करना संघ और बीजेपी ही तय करेगी कि कौन कितने हार्स पावर का इंजन है। लेकिन अगर 100 वाट का बल्ब ड्राइंग रूम में जल रहा है और 1000 वाट का बल्ब बाथरूम में जल रहा है, तो फिर जो घर बनाता है, इंटीरियर डेकोरेशन है या जिसको इसका इंतजाम करना है, उसको सोचना पड़ेगा। एक ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके मात्र संगठन संघ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में क्या कोई मतभेद हैं, टकराव हैं? ये खबरें आती रहती हैं। संघ के विचारक ने सिरे से खारिज किया कि भाई दिल्ली में बैठे कुछ लोग हैं, इस तरह की बातें बीच बीच में करते रहते हैं। संघ और उसके बीच में सब कुछ ठीक है, हम मान भी लेते हैं, चलिए सब कुछ ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष जो बनेगा उसको लेकर चर्चा खूब है राजनीतिक हलकों में। और संजय जोशी का नाम कहते हैं कि संघ ने बढ़ाया है। पता नहीं कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। लेकिन जैसा कि अभी संघ के विचारक रणविजय कह रहे थे कि नहीं नहीं, वो सब अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो 2004 में चिंतन शिविर था चित्रकूट में, उमा भारती का मसला था। सुदर्शन जी संघ के चीफ थे, मैं उस पूरे चिंतन शिविर को कवर कर रहा था 7 दिनों का। और बाकायदे सुदर्शन जी ने आडवाणी जी को तलब किया था, क्योंकि आडवाणी जी उमा भारती के पैरोकार थे कि उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाए रखिए। सुदर्शन जी कतई नहीं चाहते थे, जद्दोजहद हुई, बहुत तीखी बातें हुई। अंततः सुदर्शन जी अड़ गए कि नहीं नहीं चाहिए। बाबूलाल गौर हुए, बाद में शिवराज चौहान हुए। तो संघ जब अड़ जाता है तो फिर बीजेपी को करना पड़ता है। हमारे साथ एक अच्छा खासा बेहतरीन पैनल जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह दिल्ली से जुड़े हैं। महेंद्र जी, अजय जी और संघ के विचारक रणविजय जी की बातें बहुत सारी आपने सुनी होंगी। संजय जोशी को आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। रणविजय जी खुद उनकी तारीफ कर रहे हैं कि संजय भाई का बहुत अच्छा है। बीच बीच में संजय भाई के पोस्टर भी लगते हैं, इधर नहीं लगे काफ़ी दिनों से, 2-3-4 साल से नहीं लगे। हो सकता है कि उनको कहा गया हो कि पोस्टर वोस्टर जरा मना करो। आज मैंने संजय जोशी को फ़ोन किया था, अमूमन वो फ़ोन उठाते हैं सीधे, लेकिन आज उनके कोई पीएस महोदय फ़ोन उठा रहे थे और उन्होंने कहा कि इधर इंटरव्यू हम नहीं दे रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा कुछ लगा कि अब संघ ने कहा कि ज़रा इधर बिल्कुल कुछ मत बोलना, इंटरव्यू से दूर रहो। हालांकि वो बहुत दिनों से गाहे बगाहे मोदी जी की तारीफ़ करने लगे हैं। संघ ने कहा होगा कि भाई थोड़ी थोड़ी तारीफ़ करो, मित्र हैं आपके पुराने, देखो अब बहुत कुछ अच्छा कर दिया देश में उन्होंने। तो संजय जोशी को मैंने आज खुद फ़ोन मिलाया था डायरेक्ट सीधे, लेकिन वो आज वो फ़ोन पर डायरेक्ट नहीं आए। हो सकता है कि वो उनको कुछ और कुछ कहना पड़ता, और उन्होंने कहा कि नहीं, पीएस ने कहा कि ना अभी तो बिल्कुल बात ही नहीं हो रही, इंटरव्यू अभी दे ही नहीं रहे किसी को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर ही जो खबर है उछाली गई है। कोई एक गिरोह है दिल्ली में जो संघ और बीजेपी की भलाई नहीं चाहता, नरेंद्र मोदी की भलाई नहीं चाहता, नरेंद्र मोदी को कमज़ोर करना दिखा चाहता। वो पत्रकारों का भी गिरोह हो सकता है, नेताओं का भी गिरोह हो सकता है, जैसा रणविजय जी कह रहे हैं। इसे किस रूप में देखते हैं महेंद्र जी? दुर्गेश जी, देखिए, गिरोह किसको कमजोर किसको मजबूत दिखाना चाहता है वो अलग बात है। अभी तो मोदी साहब अपने आप को बहुत मजबूत कहते ही हैं, तो हो सकता है गिरोह उन्हीं को मजबूत दिखाना चाह रहा हो। लेकिन मैं बात करूंगा कि संजय जी और नितिन गडकरी, कुछ समय पहले जिसका आपने अभी उल्लेख किया था कि उन्होंने कहा कि चौथी बार वो बने या ना बने, लेकिन नहीं कह रहे गारंटी तो नहीं। उन्होंने खोल कर कह दिया, मोदी जी देश भर में गारंटी देते घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कोई गारंटी नहीं, शब्द का इस्तेमाल किया। और फिर लालू रामविलास और फिर रामदास अठवले की बात की। जी कंटिन्यू। बिल्कुल बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है यहाँ पर। संघ और
बीजेपी के ताल्लुकात खुलकर उस वक्त सामने आ गए थे जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, और जेपी नड्डा साहब ने कहा कि अब आत्मनिर्भर हो गई है बीजेपी। वो मतलब उसके बाद बहुत उसमें मिट्टी डाली गई, सब कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन वो खुल के उस वक्त आ गए थे। और इस चुनाव में आरएसएस ने अपने बहुत सारे जो उनका काडर है, उनके जो स्वयंसेवक हैं, उनको चुनाव प्रचार से दूर रखा। अब उनको बुरा कहा भी कि लगा आपकी मर्जी है तो आप। महेंद्र जी, बुरा भी लगा स्वयंसेवकों को। कई स्वयंसेवक, कई कई जो अधिकारी हैं संघ के, उनसे भी मेरी बात हुई। नीचे स्तर पर भी स्वयंसेवकों को बुरा लगा कि भाई अब आप बड़े हो गए हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही कि भाई आप बड़े हो गए, जी अब तो समर्थ हो गए, हमारी नहीं जरूरत है आपको। जी बिल्कुल। तो आरएसएस कई फैसलों से, बीजेपी के कई फैसलों से नाराज थी। पार्टी के में भी वो काफी कुछ बदलाव। अब आपको थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, 80 के दशक में जाना पड़ेगा। नितिन गडकरी और संजय जोशी, ये इन दोनों लोगों ने नागपुर से ही आरएसएस की सेवा शुरू की थी। और 80 के दशक में ये लोग बड़े अच्छे मित्र हैं, नितिन गडकरी और संजय जोशी। इसके अलावा जो आरएसएस जो है, आरएसएस का दोनों के ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है, नितिन गडकरी हूँ और संजय जोशी। तो मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ कि न सिर्फ संजय जोशी का नाम आगे बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर बढ़ाया जा रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में वो बने, इसके अलावा नितिन गडकरी का भी नाम आने वाले समय में प्रधानमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश आरएसएस करेगा। और उसी के तौर पर कि आने वाले चुनाव में कमान संजय जोशी के पास हो। नितिन गडकरी चूंकि इस सरकार के जो सबसे ये कहा जाए कि जिस मंत्री के काम की तारीफ होती है पब्लिक के बीच में, काम कैसा है या नहीं है वो अलग बात है, काम की जो तारीफ पब्लिक के बीच में दिखता है, काम पब्लिक के बीच में, वो नितिन गडकरी है। और ये काफी समय से ऐसी सुगबुगाहट है कि नितिन गडकरी का नाम आने वाले चुनाव में आगे किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, और संजय जी को बीजेपी की कमान देकर के एक ये पूरी तरीके से अगले चुनाव की तैयारियां आरएसएस करना चाह रही है। तो इसमें अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कितना ये सिरे चढ़ेगा या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन निश्चित तौर पर मतभेद है बीजेपी अध्यक्ष बनाने को लेकर के। और इसमें एक और बात देखी होगी, गुजरात का भी जो शंकर सिंह वाघेला का मामला हो, सुरेश मेहता का मामला हो, या जिस तरीके से मोदी साहब को वहां से दिल्ली भेजा गया था, और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं केशुभाई पटेल को हटा करके 2001 में, तो फिर इनकी विदाई हो जाती है और संजय जी फिर दिल्ली भेजे जाते हैं और राष्ट्रीय महासचिव संगठन मंत्री बनते हैं। तो अदावत इनकी तभी से है जब बीजेपी गुजरात में पहली बार चुनाव जीतती है, मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर केशुभाई पटेल आते हैं, शंकर सिंह वाघेला नाराज हो जाते हैं। तो अदावत उसी वक्त की है। उसके बाद से आज तक अभी वो अदावत है इन दोनों लोगों के बीच में। 2012 में भी उत्तर प्रदेश की जब प्रभारी बनाए गए थे संजय जी, तब भी खुल के ये बात सामने आ गई थी, मोदी साहब चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहे थे। तो बहुत सारी चीजें, या सीडी कांड के बाद जब संजय जी को पार्टी में फिर लिया गया, नितिन गडकरी साहब तब मेरा ख्याल है अध्यक्ष थे, जी जी, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। संजय जी को वापस लिया था, तमाम दबाव थे तब भी। तो ये इन लोगों का जो तिकड़ी है ये बहुत मजबूत है, सब संघ, नितिन गडकरी और संजय जी। तो मेरा तो ख्याल ये है कि आने वाले समय में आरएसएस चूंकि पूरी तरीके से अभी वो समझौते के मूड में है नहीं, खुल के जब वो चूंकि संगठन उनके पास है, किसी को अगर ये अपने ऊपर ये घमंड आ जाए कि बीजेपी कोई और चला रहा है, तो नहीं, बीजेपी संघ चला रहा है। और प्राइम मिनिस्टर आते हैं जाते हैं, तमाम लोगों को आरएसएस ने एक तरीके से कहा जाए कि उनको उनके खांचे में फिट रखा है। खांचे से आगे बढ़ने की जिसने भी कोशिश की है उसको फिर उसी खांचे में आरएसएस ने फिट कर दिया है जी। तो आरएसएस से अगर विवाद करके कोई आगे बढ़ना चाहे बीजेपी में तो मुश्किल है।
तो मलिक साहब ने जो लिखा है निश्चित तौर पर उसमें है तथ्य। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। रणविजय जी क्योंकि अब अभी खुल के निश्चित तौर पर संघ हो या बीजेपी हो कोई बात नहीं करेंगे जब तक कोई बात बन ना जाए। नहीं, बहुत 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 सारी चीज़ें हैं। और संजय जोशी की उम्र भी 62 साल है, तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई वो तो अभी उनके पास वक्त है, वो अच्छा कर सकते हैं। नड्डा जी पूरी तरीके से फेल्योर अध्यक्ष रहे हैं, ये संघ भी मानता है, बीजेपी के लोग भी मानते हैं कि वो जिस तरीके से उनकी पूरे देश में ग्राह्यता है नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच वो है नहीं, वो ये एक दिक्कत हुई कि वो इनका जो टेन्योर रहा उसमें जो कार्यकर्ता नाराज हुआ, ये भी समस्या रही। जी, नड्डा साहब को तो सिर्फ एक तरीके से अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया गया था कि जो फैसले हम करेंगे उसको इम्प्लीमेंट आप करते रहिए। नड्डा साहब को तो अध्यक्ष के तौर पर उनका कोई अपना कोई फैसला नहीं है इसी बात को लेकर के। ठीक बात है। हयात उमर साहब के पास जाएंगे। हयात उमर साहब, संजय जोशी यूपी में भी 12 में प्रभारी थे, और यूपी में बीच बीच में उनके पोस्टर लग जाते हैं। हम देखते हैं कभी लखनऊ के किसी कोने में लग गया, कभी उन्नाव में लग गया, कभी इस तरह लग गया। इस तरह का मुझे लगता है कुछ चिढ़ाने के लिए भी लोग लगा देते होंगे कि ठीक है। लेकिन इधर हाल में कुछ दिनों से पोस्टर नहीं लगे हैं। लेकिन मैं संजय जोशी को मैं निरंतर 15-16 साल से देख रहा हूँ लगातार। नॉर्थ एवेन्यू के उस पार्क में आप सुबह चले जाइए कि 9 बजे वो अपना नहा धो के नाश्ता करके पार्क में विराजमान हो जाते हैं, कुर्सी टेबल लेके। अभी शाम तक वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। इतनी निरंतरता, और ये अध्यक्ष को लेकर ये जो चर्चाएं चल रही हैं। फिर अभी महेंद्र सिंह ने कुछ चीज़ें और डिकोड की कि भाई गडकरी का भी नाम है। तो जो मैं फिर जब पलट कर जा रहा हूँ मलिक साहब के उस एक्स पोस्ट पर, और फिर जो पॉलिटिकल खेमे में चर्चा है कि भाई संघ ने ये कह चुका कि एक पद तो अपना आदमी हम बैठाएंगे। देख लो, सोच लो, प्रधानमंत्री रहना कि अध्यक्ष। तो अब इन्होंने एक दूसरा भी मोर्चा खोल दिया है कि भाई अब जैसे महेंद्र सिंह ने कहा कि गडकरी को प्रधानमंत्री के रूप में भी आगे कर सकते हैं। और गडकरी और संजय जी बहुत ही गंभीर मित्र हैं। मोदी जी भी संजय जी के अच्छे बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो ये सब पूरा गुणागणित है। अब इन चीज़ों पे चूँकि अभी तो जब तक कुछ हो ना जाए तो आखिरी तक तो कोई ये तो नहीं कहेगा कैसा हो रहा है तुम्हारा। काफी कुछ आपने विस्तार से बता दिया है। हमारे महेंद्र सिंह जी ने भी उसमें एक कदम और आगे बढ़ा करके उन्होंने अपने, हम इसे डिस्क्लोजर कहेंगे, एक कदम आगे बढ़ करके कुछ डिस्क्लोजर दिए हैं। रणविजय सिंह जी ने संघ को, जैसा कि उनका था संघ विचारक है, तो संघ को और भाजपा को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने किया। आज चेतना मंच करके एक वेबसाइट है, उसने बड़े विस्तार से इस पूरे प्रकरण पर एक बहुत लंबी पोस्ट लिखी है जी, और उसमें उसने अपने सूत्रों के हवाले से ऑलमोस्ट इसको स्पष्ट कर रहा है कि संघ ने साफ कह दिया है कि या तो आप सरकार चला लीजिए या पार्टी चला लीजिए। जी, वही बात मलिक साहब कर रहे हैं, उनका एक्सपोज चल रहा है। जी, संघ ने साफ कह दिया है कि अगर आप सरकार चलाना चाहते हैं तो आप सरकार पे ही पूरा ध्यान रखिए, जिसके लिए आपको माना जाए कि जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई। और अगर आप पार्टी चलाना चाहते हैं तो आप सरकार छोड़ करके पार्टी में आ जाइए, हम सरकार चला लें। बात यह है कि ये ऐसा हो क्यों रहा? अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था, अब क्यों हो रहा? पूरे 5 साल 2014 से 2019 तक बिना किसी उसके शांति से निकल गए। ना भागवत जी की तरफ से कभी कोई ऐसा बयान आया और ना ही भाजपा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई बयान आया। 2019 का चुनाव के बाद से 2024 तक भी सब कुछ ठीक ठाक ही रहा जी, लेकिन 2024 के बाद से एकदम से अलग अलग सुर, जो अभी तक ऑर्केस्ट्रा था, जब सब एक सुर में गा रहे थे, उस ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग सुर अब सुनाई पड़ने लगे। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, बीजेपी अब इतने सक्षम, या यूं कह लिए कि बच्चा इतना बड़ा हो गया है, जवान हो गया, बाप की उंगली पड़ के नहीं चलना चाह रहा है। और संघ का कहना है पिता पिता ही होता है, हमेशा उसके लिए बच्चा बालक ही रहेगा, उसका पुत्र जो रहेगा उसका बालक ही रहेगा, उसको हमेशा जरूरत पड़ेगी हमारी।
तो देखिए, एक चीज समझिए पहले कि ये बात तो जो आपने रणविजय जी ने कही, मैं इससे सहमत हूं कि ये मतभेद नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि मतभेद नहीं है, लेकिन मनभेद जरूर है। और मनभेदों के चलते ही इसी चीज को बैलेंस करने के लिए जो दो लॉबी, अब तो बिल्कुल दो स्पष्ट लॉबी दिखती है पार्टी में भी और संघ में। एक महाराष्ट्र की लॉबी है और एक गुजरात की लॉबी। तो गुजरात की लॉबी पूरा कंट्रोल चाहती है, वो चाहती है कि संघ की भूमिका केवल नीति निर्देशक तक ही रहे, जबकि संघ चाहता है कि जब सत्ता आपको मिली है, पावर में आप जब आ पाए हैं, तो आप उसको शेयर करिए, पार्टी को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिसको चाहे कांग्रेस से बुला ले, जिसको चाहे किसी और दल से बुला ले, जिससे चाहे गठबंधन कर ले और अपनी सरकार आप चलाते रहे, और इधर पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, समर्पित नेतृत्व वो लगातार इग्नोर होता है, बड़े बड़े वरिष्ठ इग्नोर कर दिए। इसके पहले अभी अरविंद केजरीवाल जी ने 3 दिन पहले एक सवाल उठाया था कि क्या 75 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट का जो संघ का फार्मूला है, क्या नरेंद्र भाई मोदी जी पर भी लागू होगा। संघ से सवाल पूछा। तो ऐसा नहीं कि संघ इन सब सवालों से कान बंद करे हुए, जनता के बीच में जो भाजपा की छवि जा रही है उसकी तरफ से वो आंखें मूंदे हुए जी। संघ एक बृहद लक्ष्य, एक विराट लक्ष्य, एक बड़े लक्ष्य की तरफ काम कर रहा है। भाजपा केवल सत्ता के लिए हो सकती है, संघ का सत्ता से नहीं है। संघ के सामने एक बड़ा लक्ष्य है, उसके लिए सत्ता साधन हो सकती है, साधन नहीं है। जी जी, इससे कोई और, इसमें मुझे लगता है इससे सभी लोग सहमत होंगे जी। अब संघ ये चाह रहा है कि सीधी बात है कि आपको सत्ता मिल गई, आपको सरकार चला रहे हैं, आप चलाइए, पार्टी को हमें चलाने दीजिए। और अगर आप पार्टी चलाना चाहते हैं तो दोनों चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि संजय जोशी जी को लेकर के अब संघ लगभग तय है, उसका फैसला आ चुका है। भाजपा को इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, यह भाजपा को देखना होगा कि हम इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। फैसला लगभग हो चुका है, सिर्फ भाजपा की एक्सेप्टेंस का और न एक्सेप्टेंस का तो सवाल नहीं उठता है। भाजपा कैसे एक्सेप्ट करती है, उसके बदले में क्या ट्रेड करती है, क्या और चाहते, क्योंकि नाम तो फडणवीस जी का भी चल रहा था, नाम तो चल रहा था वसुंधरा राजे सिंधिया का भी, और नाम चल रहा था मामा जी का भी जी। लेकिन क्या शिवराज जी को, फडणवीस जी को, वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे करके अगर आप संजय जोशी जी को, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं कहूंगा, जिनका एक ऐतिहासिक रूप से आपने पूरा बताया, भी पूरा इतिहास एक कॉन्फ्लिक्ट इतिहास रहा है प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ, तो नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने संजय जोशी जी को खड़ा करना, पार्टी की कमान सौंपना, क्या एक तरह से दोबारा से नियंत्रण पाने की कवायद है, या भाजपा की गिरती छवि को, जो आपने कहा था, जो गिरती छवि है उसको फिर से सुधारने की कोशिश है। ये बड़ी बात, बड़ा सवाल है यहाँ, ये बड़ी बात है साहब। ये मनीष शर्मा की तरफ मैं रुख करूंगा। मनीष शर्मा है साहब कह रहे कि भाई ये स्थितियां ऐसी क्रिएट हुई हैं, संघ कह रहा भाई बहुत हो चुका है, अब आप सरकार चला लो, संगठन चलाओ, सब कुछ आप ही चलाओगे तो हम क्या करेंगे, हम केवल शाखा ही लगाएंगे क्या, फिर हम भी तो कुछ करेंगे ना, नहीं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे फिर। तो ये अपने आप में एक अलग है। और हयात उमर तो कह रहे कि भाई अब तय हो चुका है, संजय विनायक जोशी पर ही अड़ गया है संघ। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को भी अमित शाह बनाना चाहते थे कि बन जाओ भाई, ओबीसी चेहरा और तमाम चीजें। मनीष जी अनम्यूट करिए। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं आपसे जी। एक तो ये समझना है कि ये जो इधर बीच 2024 के चुनाव के बाद जो बयान आ रहे हैं आरएसएस की तरफ से, भाजपा की तरफ से, जो ये नड्डा साहब ने जो बोला कि भाजपा आत्मनिर्भर हो गई है, जो इंद्रेश कुमार ने बोला कि भगवान राम ने जो है ठीक से वो नहीं हुआ इसलिए उन्होंने हरा दिया, या जो भागवत साहब बोल रहे हैं कि राजा को अहंकारी नहीं होना चाहिए, तो ये जो चल रहा है इसको इस रूप में भी थोड़ा देखना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी के बीच जो संघर्ष है, उसके अंदर का जो संघर्ष है,
वो शत्रुतापूर्ण संघर्ष नहीं है, वो मित्रतापूर्ण संघर्ष है। वो अंतर्विरोध शत्रुतापूर्ण अंतर्विरोध नहीं है, वो मित्रतापूर्ण अंतर्विरोध है। और इसलिए एक तो मैं ये कह रहा हूं कि ये आर पार वाला मामला नहीं है कि संघ और भाजपा के बीच आर पार है, मैं ऐसे नहीं देखता हूं इसको। ये अपने समय मैंने एक रास्ता छोड़ रखा है, डंडा बिंदी हमने लगा रखी है, डंडा बिंदी हमने लगा रखी है, पत्रकार लोग इससे बचते रहते हैं, इसी से सब कुछ बच जाते, डंडा बिंदी लगा के, तो हमने भी लगा दिया है जी। मैं बस आपसे जी मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं बस ये अपनी बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो संघर्ष कई तरह के होते हैं, शत्रुतापूर्ण संघर्ष होते हैं जो कांग्रेस के साथ बीजेपी का, आरएसएस का कांग्रेस के साथ है और किसी के साथ है। बीजेपी और आरएसएस के बीच का जो संघर्ष है वह मित्रतापूर्ण संघर्ष है जी। और ये इस अंतर्विरोध का मतलब ये है कि अपने समय, ये आज के समय में जो बीजेपी और आरएसएस के सामने जो संकट आया है, उस संकट को हल करने की एक गंभीर कोशिश हो रही है जी। इसको इस रूप में हम लोगों को देखना चाहिए, इसको इस रूप में देखना चाहिए कि बीजेपी और आरएसएस हर हाल में पावर में बने रहना उनका सामने इस दौर में सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंज है। और वो जो पावर उनके हाथ से निकलती हुई दिख रही है, वो सरकती हुई दिख रही है, वो संकट बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इस संघर्ष को आपको ऐसे समझना है कि उस पावर में बने रहने का जो संघर्ष है उसको इस रूप में देखा जाए। एक तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि देखिए फिर से एक बार वाजपेयी ईरा आ गया है। वाजपेयी ईरा ये है कि आडवाणी जी को पीछे हटना पड़ा, वाजपेयी जी को सामने लाना पड़ा। यानी कि एक मजबूत एनडीए चाहिए बीजेपी को इस समय। भागीदारी जो है वो अभी बीजेपी को बहुत सारे व्यापक सहयोगियों की जरूरत है जो भरोसा करें बीजेपी के नेतृत्व पे, जो उनके साथ संबंध बेहतर कर पाए। तो एक आप समझिए कि एक बार वाजपेयी ईरा आया हुआ है और अब बीजेपी को इस दिशा में बढ़ना होगा, क्योंकि बीजेपी में अभी मोदी ब्रांड संकट में पड़ा है 2024 के बाद, उसको झटका लगा है। वो अब एक जिताऊ जो है प्रधानमंत्री या जिताऊ पंडित और एक इस तरह का ब्रांड नहीं रह गया जिसके बल पे आप चुनाव जीत सकते हैं। ये तो बात 24 से साबित हुई है, लेकिन इस चुनाव के बाद भी मोदी पिछले ईरा की तरह ही काम कर रहे हैं। उनका जो रवैया है, उनका जो कामकाज का तरीका है, उनका जो दमनात्मक रवैया है बीजेपी के अंदर भी और बीजेपी के बाहर भी, वो उनका तरीका पुराना वाला बना हुआ है। और ये अगर बना रहा तो भाजपा के लोगों को भी चिंता है कि सरकार बची रहेगी कि नहीं बची रहेगी, और आरएसएस को भी चिंता है कि सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी, तब वो पाया हट जाएगा। और इसलिए मुझको लगता है कि ये सवाल पूरे बीजेपी आरएसएस का है, ये मोदी बनाम भागवत का नहीं है, ये भाजपा बनाम आरएसएस का नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी दोनों का है। वो दोनों के सामने ये संकट है कि वो कहीं फिर से वो पुराने वाले दौर में न चले जाए, और इसलिए वो इस समय को चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको लगता है कि इस पूरे लड़ाई को इस रूप में देखना चाहिए। मैं नहीं जानता संजय जोशी बनेंगे कि नहीं, मैं नहीं जानता कि गडकरी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मैं इस सवाल को बहुत गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये परिस्थिति जन्य लड़ाई है। ये इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं आरएसएस सामने, बीजेपी के सामने, और उस चुनौती का उनको सामना करना है। वो अगर समय रहते इसको नहीं हल करेंगे तो उनके सामने संकट जो है सत्ता से बाहर जाने का, पावर को फिर से पावर से हटने का उनके सामने संकट खड़ा होना है। और इसको हल करना उनको, और जल्दी हल करना है, ये बहुत तत्काल उनको हल करना है। और ये हमको लगता है कि यहाँ से इस पूरे संघर्ष को देखना चाहिए। मैं इसको इसी रूप में देख रहा हूँ। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो उस सवाल को संजय जोशी हल करेंगे, नितिन गडकरी हल करेंगे या कोई और हल करेगा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन इसको हल करना पड़ेगा बीजेपी और आरएसएस को, अन्यथा उनके सामने और बड़ा 24 में जो संकट उनके सामने आया है उससे और बड़े संकट की तरफ उनको जाना पड़ेगा। ठीक है। राजेश जैन, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जैन, क्या सत्ता को बचाए रखने का संघर्ष है ये भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय खड़ा हो गया, चुनौती हो गई, सत्ता बचाए रखें, चाहे राज्यों की सत्ता हो चाहे केंद्र की सत्ता हो, और संघ भी उसी ओर इंगित कर रहा है कि भाई ऐसे बचेगी आपकी सत्ता? मैं समझता हूं कि मनीष जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। जी, मैं समझता हूं कि मनीष शर्मा जी ने अभी जो कुछ कहा है, और बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि यह कोई एक नैरेटिव सेट किया गया आर पार का, न तो संघ का आचरण वैसा रहता है न भाजपा का रहता है। संघ की एक प्रक्रिया है
इसको देख के एक बार लोगों को लग सकता है कि शायद ऐसा कह रहे हैं, लेकिन संघ अपने नीतियों पर चलता है। उसको सत्ता किसकी रहेगी किसकी जाएगी इससे लेना देना नहीं। संघ अपने निर्णयों पर चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, शुरू से है, इसके व्यवहार में बदलाव नहीं होता है। अब रही बात कि प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं, अमित शाह जी क्या सोचते हैं, सोचता कोई कुछ नहीं। ये जो बातें फैलाई जा रही हैं कि ये आर पार की लड़ाई चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप याद कीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी एक दौर ऐसा आया था जब अटल जी लोकप्रियता के शिखर पर थे, तो ये सवाल आया था कि संघ से उनका दुराव हो गया, संघ की बात नहीं मानते हैं। ये सारा कुछ है नहीं, दरअसल एक पीरियड है। संघ ने एक उसके लिए एक लाइन खींच रखा है। संघ चाहता है कि जो भी सरकार हो, जब नीतियां जब आरएसएस से जोड़ के देखा जाता है, विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष जब भी भाजपा की चर्चा करता है साथ में आरएसएस की चर्चा कर रहा है, तो संघ को की चिंता वाजिब है। और जहां तक आपने संजय जोशी जी की बात की, तो संजय जोशी अपने तेवर और कलेवर दोनों के लिए वर्षों से जाने जाता और वो कार्यकर्ताओं में बेहद लोकप्रिय है। इसमें कोई देखिए, आप भी तारीफ कर रहे हैं तो बनवा दीजिए अध्यक्ष, तारीफ कर रहे हैं ना आप, और आप क्लियर आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखिए। संघ के विचारक के रूप में रणविजय जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, बताएंगे। आप बनवाइए ना, ऐसा कोई व्यक्ति हमको मिला ही नहीं जो संजय जोशी की तारीफ ना करता हो। मैं आ रहा हूँ, है तुम्हारा आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, संजय जोशी जी आरएसएस के व्यक्ति हैं, शुरू से रहे हैं, जानते रहे, सारा कुछ है। संजय जोशी जी का भारतीय जनता पार्टी का मैं संजय जोशी जी अपनी जगह, संजय जोशी जी से नहीं, ठीक है, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी के आ रहे हैं, विनोद नारायण जी के आ रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, मैं मेरे पास अब वक्त नहीं ज्यादा। राजेश जी, मैं रोक रहा हूँ आपको, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही। रणविजय, एक छोटा सा जवाब, क्या ये सत्ता संघर्ष है, सत्ता को बचाए रखने के लिए साझा प्रयास है इस तरीके का, जैसा अभी मनीष शर्मा ने इस चर्चा को एक अलग एंगल दे दिया? दुर्गेश भाई, मैं बहुत देर से सुन रहा था, लोग अलग अलग तरह के अपने हिसाब से चीजों को जोड़ने, घटाने, बढ़ाने का काम या उसकी तरह से बात कह रहे थे। यह कोई सत्ता का संघर्ष नहीं है। संघ की अपनी नीति स्पष्ट है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है यह भी साफ है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वतंत्र रखता है, ऐसा नहीं है कि वह उसके दिन ब दिन के काम में कोई हस्तक्षेप करता है, कोई हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, वह मात्र संस्था है, यह सब लोग जानते हैं, इसमें कोई लुका छिपी का मामला नहीं है। लेकिन अध्यक्ष कौन बनेगा यह भाजपा ही तय करेगी, यह बिल्कुल साफ है। इसमें कोई इधर उधर से आने प्रत्यक्ष जाने तौर पर तो भाजपा ही तय करेगी, भागवत जी थोड़ी पर्ची निकालेंगे। प्रत्यक्ष तौर पर तो भाजपा ही तय करेगी, लेकिन यह भी सत्य है कि जो देश का प्रधानमंत्री वो स्वयं सेवक है। ये भी तो तय है, तगड़ा वाला कर्रा वाला स्वयं सेवक है जो देश का प्रधानमंत्री। इसमें भी दिक्कत क्या है? मैंने ये कहीं नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी में संघ से आने वालों की लंबी कतार, डेपुटेशन है, सारे संगठन मंत्री, आप तो जानते हैं, आप तो खुद ही हैं, डेपुटेशन पे जाते हैं, डेपुटेशन पे। हाँ, डेपुटेशन पे आते हैं। हाँ, और विभिन्न पदों पे रहते हैं, जो जिम्मेदारी मिलती वो काम करते हैं। हाँ, और फिर वो वापस अगर कुछ लोग बुलाए भी जाते हैं तो ऐसा कुछ लोग जाना भी नहीं चाहते, फिर संघ को भी ठेंगा दिखाते हैं। अभी एक राष्ट्रीय महासचिव हैं जो नहीं जाना चाह रहे हैं, संघ कह रहा हुआ करें ना ना ना, अब नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे। हैं ऐसे लोग? कोई सत्ता संघर्ष नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब भी भाजपा का अध्यक्ष बनना होता है तो इस तरीके के तमाम रूमर्स उड़ाए जाते हैं, ये भी वो भी करके। अच्छा, संजय जोशी बन जाएंगे तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा इस चर्चा में, और फिर इन्हीं बातों को एक बार रिकॉर्ड करके जरूर सुनवाऊंगा मैं। हयात उमर, जल्दी से टिप्पणी 5 सेकंड की, फिर मैं अजय शुक्ला जी के पास अंतिम टिप्पणी के लिए जाऊंगा, जल्दी से। मैं रणविजय जी की बात से सहमत हूं, सत्ता संघर्ष नहीं है, सही है। संघ को सत्ता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। संघ का इंटरेस्ट सिर्फ इतना है कि पार्टी पर कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी का रहेगा या संघ का रहेगा। तो जो आज तारीख में सरकार और भाजपा सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी जी ही पार्टी चलाएंगे और सरकार भी चलाएंगे? संघ इससे बस सहमत नहीं है। संघ का साफ है
कि पार्टी हम चलाएंगे, आप सरकार चलाइए। और जो आप रविजा जी कह रहे हैं कि भाजपा चुनेगी अपना अध्यक्ष, ये न कभी इतिहास में हुआ है और न आगे कभी होगा। ठीक है, मनीष शर्मा कुछ सहमत नहीं है। 5 सेकंड मनीष शर्मा जल्दी से, फिर मैं जाऊंगा। जल्दी से अनम्यूट करिए जल्दी से, समय का सदुपयोग करिए। बस लास्ट में कहना चाह रहा था मैं ये कि पावर में ही नहीं रहेंगे तो फिर जो है संघ का रहेगा कि बीजेपी का रहेगा, ये सब बात ही खत्म हो जाएगी ना। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पावर में बने रहने का, 24 के झटके से उबरने का ये संघर्ष है। और इसलिए मोदी जी रहेंगे क्या इसका मतलब है? वो फिर से बियाबान में, जंगल में थोड़े जाना चाहेंगे। वो सारा उनका बहुत बड़ा प्लान है भारत को लेकर के, बहुत बड़ी योजना है उनको भारत को लेकर के, वो सब तहस नहस हो जाएगा भाई। और इसलिए वो अभी पावर में रहना चाहते हैं, जनता को फिर से अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं, फिर से अपने को रिटेन करना चाहते हैं। ये असली सवाल है उनके सामने। ठीक है मनीष, ठीक है। अब मेरे पास वक्त नहीं। अजय शुक्ला जी, अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम की संक्षिप्त में कि क्या ये सत्ता संघर्ष है? मनीष कह रहे नहीं सत्ता संघर्ष नहीं, सत्ता में बने। मनीष कह रहे सत्ता संघर्ष है। हयात इससे सहमत नहीं है, रणविजय इससे सहमत नहीं है। नहीं, ये पूरी तरह सत्ता संघर्ष है। देखिए, आरएसएस ने एफिडेविट दिया था कि वो कहीं कोई राजनीतिक उसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आज की चर्चा में खुद आरएसएस के और बीजेपी के दोनों के लोगों ने कह दिया कि आरएसएस ही तय करती है, आरएसएस के बिना अध्यक्ष नहीं हो सकता है। इसका मतलब है, और यह भी कहा कि उसे सत्ता में नहीं, लेकिन सत्ता उसी के हाथ से चलेगी। तो इससे बिल्कुल प्रूव होता है कि सत्ता हाथ में चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष। सिर्फ लड़ाई इसी बात की है, शेष और कुछ नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, हयात उमर, राजेश जैन, रणविजय सिंह और मनीष शर्मा। आपका भी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा को बहुत धैर्य के साथ में, बहुत रुचि लेकर सुना। वास्तव में मसला गंभीर है, और अगर संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वाकई इस चर्चा को मैं एक बार फिर लेकर आऊँगा, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है। जो सारे लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, आप उसको सत्ता संघर्ष कह लीजिए, मत कहिए, लेकिन जो बीजेपी चलाने का या सरकार चलाने का जो तरीका है वो संघ को पसंद नहीं है। इस पर ज़्यादातर लोग, भारतीय जनता पार्टी भी सहमत है, संघ के भी सहमत है। ऐसा खबरें आती रहती हैं, ऐसा लोग कहते रहते हैं। नमस्कार।